guys, welcome to Gagi channel. In this video we will cover the third topic of this chapter, accommodation in Belgium. तो जो बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने उनके कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस को मिटाने के लिए एक अच्छा रास्ता चुना और जिसमें 1970 और 1993 में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 टाइम्स ताकि जो भी सारे अरेंजमेंट है वो अच्छे से चल सके और सब लोग एक साथ और अच्छे से रह सके। और इसी के कारण वो लोग साथ में एक ही कंट्री में रहे और ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से चली। और हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें प्रिस्क्राइब किया गया कि जितने भी डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं उन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल राइट्स मिलना चाहिए और कुछ स्पेशल लॉ भी जो है बनना चाहिए ताकि वो मेजॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उनको फॉर्म कर सके एक लिंग्विस्टिक ग्रुप में और माइनॉरिटी की जो है वो डिसरिस्पेक्ट भी ना की जाए या उनके डिसीजंस को डिसरिगार्ड ना किया जाए। और इसी के कारण एक सिंगल कम्युनिटी जो है अपने जो डिसीजंस बनाएगी वो अकेले वो डिसीजंस नहीं ले सकती है। और इसमें दूसरा उन्होंने चेंज किया कि मैनी पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो थी वो स्टेट को दी गई और इसके बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल का सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा, यानी कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता और वो अगर कुछ उसके डिसीजन सही है तभी वो ले सकता है। ब्रुसेल्स का जो है एक सेपरेट पावर बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। और ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी उन्होंने एक्सेप्ट किया रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स में। उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला ब्रुसेल्स में क्योंकि जहाँ डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने एक्सेप्ट किया था रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट में कि दोनों एक में ज़्यादा था ब्रुसेल्स में और एक सेंट्रल में, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा वहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जिसे बोलते कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस गवर्नमेंट का जो था पीपल ने कम्युनिटी के द्वारा इलेक्ट किया गया था और ये जो था डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग में उनके मैटर्स में ये देखेगी और ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन ये इसमें इंटरफेयर करेगी। और इसमें जो है पावर रिगार्डिंग जैसे कि कल्चर, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ भी ये हैंडल करेगी। तो जैसे कि हमने देखा कि बेल्जियन जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो पीपल है वो साथ में रहते हैं बेल्जियम में और इस अरेंजमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया और इसने जो है अवॉइड किया सिविल वॉर होने से या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने से। और जो मेजर कम्युनिटीज़ थी और जो पॉसिबल डिवीज़न हो सकता था लिंग्विस्टिक के लाइन पे इन्होंने वो किया। और यहाँ पर जो था यूरोप जो था एक यूरोपियन यूनियन बन चुका था और ब्रुसेल्स जो था यहाँ का हेडक्वार्टर है। और इससे हमने ये सीखने को मिला कि दोनों ही जो कंट्रीज़ थी या दोनों नेशंस जो थे वो डेमोक्रेसी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया या उन्होंने डेमोक्रेसी को संभाला। लेकिन इसके बाद भी जो बेल्जियम में जो लीडर्स थे उन्हें रियलाइज्ड हुआ कि यूनिटी जो कंट्री की है वो सिर्फ पॉसिबल तभी होगी कि जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के इंटरेस्ट के हिसाब से कम्युनिटीज़ और रीजन के लिए काम करें। लेकिन ये जो रियलाइजेशन था ये म्यूचुअली एक्सेप्टेड हुआ अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग के लिए। लेकिन श्रीलंका में हमें इसका कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल मिलता है क्योंकि उन लोगों ने बस मेजॉरिटी की वांट्स को ही फोर्स किया और उसे डोमिनेंस किया दूसरे पर, और इसी के कारण उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो पावर शेयर नहीं करेंगे और इससे जो है यूनिटी ऑफ कंट्री जो है वो अलग अलग हो गई और पीपल सिविल वॉर पे उतर आए।